इसको फिनिश करते हैं। सब आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे ना पहले? हाँ, तो फिर लिंक बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। केसेस हो गए थे। अब आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, डेरिवेशन नहीं देंगे आपको। और एक पावर का फॉर्मूला है, एक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो लिख लो आप। फॉर वेव ऑन स्ट्रिंग, इंटेंसिटी ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी भी। इतनी एनर्जी पर सेकेंड थ्रेड के ऊपर जो वेव है उसके साथ किसी भी एरिया को क्रॉस करती है। ठीक है, एनर्जी क्रॉसिंग एनी एरिया पर यूनिट टाइम। व्हाट इज म्यू? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन, जल्दी बताओ। मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज वेव स्पीड, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज ओमेगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये इंटेंसिटी, पावर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। और एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं? एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है? कभी भूल गए तो यूनिट वाइज भी डिराइव कर सकते हो। एनर्जी डेंसिटी देखो, जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। और इंटेंसिटी होती है पावर क्रॉसिंग पर, पावर इज एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी पावर क्रॉसिंग पर सेकेंड। दिस इज व्हाट? इंटेंसिटी। चलेगा ना ये? अब इन दोनों में एक सिंपल रिलेशन है। अब देखो इसको, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, इसको मीटर्स पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करो। एनर्जी डेंसिटी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी यूनिट वाइज। देखो एनर्जी डेंसिटी, इसको वेव स्पीड से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या यूनिट्स मिल रही है, यहाँ मीटर स्क्वायर और नीचे सेकेंड, दैट इज इंटेंसिटी। तो ये याद रखेंगे बेटा, है ना? तो इंटेंसिटी divided by wave speed, which is v, wave speed, this is energy density। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, एक ग्राफिकल क्वेश्चन देखते हैं। आपको दो वेव्स के लिए इसे ग्राफ दे दिया, किसी एक टाइम पर ऐसे ग्राफ दिया, और दोनों के लिए y इज फंक्शन ऑफ x दिया। दिस इज y, दिस इज x। 1 mm, 3 mm, और आपको कहते हैं दोनों की इंटेंसिटीज का रेशियो बताओ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आपको नहीं बताया है कि दोनों अलग अलग मीडियम में चल रही हैं तो आप दोनों का मीडियम सेम मानेंगे। यदि मीडियम सेम है, मीडियम सेम होगा, तो ये जो फॉर्मूला हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर में ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे। मीडियम सेम है तो उसकी डेंसिटी तो सेम हो गई, और मीडियम सेम है तो वेव स्पीड भी सेम रहेगी। तो बस ये बात का ध्यान रखना है कि इनके बारे में कुछ नहीं बताया है, कुछ भी नहीं कहा है, इसका मतलब दोनों सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं। वो आपको इन दोनों के लिए इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा, इनको कैंसिल कर दिया, ठीक है? अब एम्पलीट्यूड का रेशियो तो डायरेक्टली आपके पास है, जैसे इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, तो A1 by A2 इज 1/3।
ये 1 mm, ये 3 mm। ये रेशो तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया। ठीक है, तो जब रेशो निकालेंगे तो ये रेशो हमारे पास है। अब ओमेगा का रेशो सुनिएगा ध्यान से, ओमेगा का रेशो निकालना है और आपको वेवलेंथ का रेशो दे दिया है। ग्रीन वाली की वेवलेंथ डबल हो गई है, देख लो, उसकी एक वेवलेंथ में येलो वाले की दो दो वेवलेंथ आ रही है। तो ग्रीन वाले की मतलब लैम्डा 2 इज 2 टाइम्स लैम्डा 1, ये हमारे पास है। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके, एक तरीका ओमेगा जो है, कुछ लोग ऐसे काम करेंगे, ओमेगा इज 2 पाई एफ, ये तो दोनों के लिए सेम। एक स्टेप, दिस एफ इज, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एफ, एफ इज सी बाय लैम्डा, वेव स्पीड सबके लिए सेम, तो ओमेगा इन दिस केस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। चलेगा ये? आराम से देखो, क्योंकि क्या डेटा दे रखा है उसको देखेंगे और क्या इस एक्सप्रेशन में आ रहा है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो एक तरीका ये कि आपको इसका रेशो तो मिल गया, ओमेगा का रेशो चाहिए, तो ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू एफ, और यहां पर एफ जो है दैट इज वेव स्पीड बाय लैम्डा। इसको क्यों काट दिया बताओ आपने? मीडियम सेम है। तो फाइनली जो इंटेंसिटी है, देखिए ऐसा लिखा आपने, ऐसा हर क्वेश्चन में कर सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को रहने दीजिए और ओमेगा स्क्वायर को काय से रिप्लेस कर देते हैं? लैम्डा स्क्वायर से। ये काम आपको करना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये। ठीक है, अब आप रेशो निकाल सकते हैं। तो यदि आपको I1 बाय I2 निकालना है तो ऊपर A1 बाय A2 का स्क्वायर यानी 1 बाय 3 का स्क्वायर, नीचे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज 1 बाय 2। देखो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 क्या आ रहा है? 1 बाय 2, तो उसका रेशो 1 बाय 2 का स्क्वायर, 4/9। इज इज ओके? एक ही क्वेश्चन से केस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर क्लियर बेटा? इधर फिर अपन आ जाते हैं स्टैंडिंग वेव। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडिंग वेव और डॉपलर इफेक्ट। थ्रेड के ऊपर या ऑर्गन पाइप के ऊपर जो स्टैंडिंग वेव स्टैब्लिश होती है वो, और स्टैंडिंग वेव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये जो इक्वेशन दे रखी है स्टैंडिंग वेव की है कि ट्रैवलिंग वेव की है? ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई वेव ट्रैवल कर रही है, एक सिंगल पल्स ड्रॉ करता हूं, इसे पल्स चल रही है और इसमें एम्पलीट्यूड है सपोज 2 mm, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है 2 mm। तो यदि यही डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ रहा है तो ये जो पॉइंट अभी 2 mm पे फिर नीचे आ जाएगा। एक बार ये हम्प पास हो गया तो ये पॉइंट वापस नीचे आ जाएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड 2 mm है, लेकिन ये वाला पॉइंट इसके लिए भी एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा? 2 mm। जब ये पल्स यहां पहुंचेगी तो ये ऊपर आ जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो यदि ट्रैवलिंग वेव है तो एक का एम्पलीट्यूड 2 mm है तो सबका एम्पलीट्यूड 2 mm, क्योंकि वही डिस्टर्बेंस तो आगे बढ़ रहा है। और यदि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है तो सबका एम्पलीट्यूड सेम। ये बात लॉक करो, ट्रैवलिंग वेव की प्रॉपर्टी। अब एक मैथमेटिकल फंक्शन ध्यान से देखना। मान लीजिए कहीं आपको वेव फंक्शन दिया है ए साइन के एक्स और साइन या कॉस ओमेगा टी, समथिंग लाइक दिस, जिसमें टी वाला टर्म छोड़ दो, एक एक्स वाला इंडिपेंडेंट टर्म है जिसमें कोई टी वाला टर्म नहीं है, एक ऐसा टर्म है जिसमें टी नहीं है। और यदि ऐसा एक्सप्रेशन है तो देख के कह देंगे कि स्टैंडिंग वेव है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? उसका फील, 2 मिनट का इन्वेस्टमेंट। तो जहां इस तरह से एक एक्स वाला टर्म अलग हो जाता है, इंडिपेंडेंट है, उसके साथ टी नहीं आता है, तो ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हो जाती है। और ये जो एक्सप्रेशन है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। जरा इसको विजुलाइज करें। हम अलग अलग थ्रेड के पॉइंट्स का मोशन विजुलाइज करते हैं, ठीक है?
एक पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए x1, ये पॉइंट ऐसा सिलेक्ट किया जिसके लिए kx की वैल्यू सपोज 30 डिग्रीज है, इसके लिए वैल्यू 30 डिग्रीज है, क्योंकि अलग अलग x के लिए ये वाला एक्सप्रेशन अलग अलग आएगा, है ना। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो a/2 cos ओमेगा टी। आराम से इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, फील डेवलप हो जाएगा, मजा आएगा बहुत, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट सिलेक्ट किया जिसके लिए kx2, ये kx, इसकी वैल्यू 60 आती है, मान लो वैल्यू 60 आई, तो इसके लिए हो जाएगा √3/2 a cos ओमेगा टी। और किसी x के लिए ये दिया 90 है, kx की वैल्यू 90 है, तो a cos ओमेगा टी, पहली बात। अच्छा, अब आप देखेंगे ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, इसका, इसका, सबका सेम है क्या? यदि ये बाहर वाला टर्म x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो अलग अलग पॉइंट के लिए एम्पलीट्यूड अलग अलग, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो एक का एम्पलीट्यूड 3 mm तो दूसरे का भी 3 mm, वही बात आगे बढ़ रही है। तो एक मैथमेटिकल और एक जो फिगरेटिव फील है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से यदि एक्स वाला टर्म अलग हो जाता है जिसमें टी नहीं है, तो उसको इसके कांस्टेंट के साथ लगा, तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड फंक्शन। इससे क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड। क्योंकि ये एम्पलीट्यूड थोड़ी डिसाइड करेगा, ये तो कहां से कहां तक घूमता रहेगा, -1 से +1, सबके लिए एक जैसा बिहेव करेगा। तो अपर लिमिट कौन डिसाइड करेगा, जो कोफिशिएंट है, जो अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग है। इज दिस ओके? दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। और ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, इसका मॉड, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि कहीं ये +a/2 भी आ सकता है, कहीं -a/2, लेकिन बाय डेफिनेशन एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो एम्पलीट्यूड फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पहला टाइप, आपको कहेंगे बताओ ये इक्वेशन दे रखी है, इसके साथ कौन सी वेव स्टैंडिंग वेव बनाएगी जिसके कारण कि x इज इक्वल टू 0 पे नोड हो या एंटी नोड हो। तो पहले नोड एंटी नोड को फटाफट समझ लेते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है a sin kx, ये कुछ भी हो सकता है, a sin kx हो सकता है, a cos kx हो सकता है, यहाँ x वाला टर्म, इसमें साइन कोसाइन या कोई कॉम्बिनेशन कुछ भी आ सकता है। इसको अपन क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इससे क्या डिसाइड होता है, किसी भी पॉइंट पर एसएचएम का एम्पलीट्यूड, ठीक है भाई। अब इसी से अपन समझते हैं, यदि अपन प्लॉट करेंगे इस फंक्शन को, मैं इस फंक्शन को प्लॉट करता हूं, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, इसी को ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, तो अपन ड्रॉ करेंगे। तो पहले इस फंक्शन को प्लॉट किया, ये फंक्शन प्लॉट किया साइन की एक्स के साथ इसकी वैल्यू चेंज होगी, फिर इसका मैग्नीट्यूड, तो ये भी किधर चले जाएगा, ऊपर। ओके, ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखना बेटा, ये जो पॉइंट है इसके लिए x इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड कितना है, 0। अब इसके साथ cos ओमेगा टी लगा भी हुआ, तो ये हिल सकता है क्या कभी? और जिस पार्टिकल के लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, उसके बाकी के डिस्प्लेसमेंट कितने हो गए, 0, तो ये पॉइंट हिलेगा ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं, नोड। जहां पर एम्पलीट्यूड कितना होता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ये भी नोड है, ये भी नोड है। और जब ये स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगा, ठीक है, तो आप देखो यहां किसी पॉइंट के लिए मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड a/2 आया, मान लीजिए ये a/2 आया, तो पार्टिकल a/2 ऊपर जाएगा और a/2 नीचे आएगा। जिसके लिए एम्पलीट्यूड a है वो a ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा। तो ये जो पार्टिकल की लिमिट ऑफ ऑसिलेशन है, वो इसका एक मिरर इमेज ड्रॉ करके अपने को पता चल जाएगी कि जो पॉइंट +a तक जाता है वो एसएचएम परफॉर्म करते हुए -a तक आएगा, जो a/2 तक जाता है वो -a/2 तक आएगा, ऐसे हर जगह। तो जब ये स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगा तो इस तरह से आपको छोटे छोटे लूप्स दिखने वाले, इस तरह से आपको लूप्स दिखने वाले, ठीक है। दो नोड्स के बीच में क्या बनता है, एक लूप।
और इस लूप के एंड्स पे क्या रहते हैं? नोड्स। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है, ये मैं डिराइव करके नहीं दूंगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ नोड, यहाँ नोड, यहाँ नोड, और ये जो लेंथ थी ये लैम्डा बाय 2 है। देखो पूरी एक वेवलेंथ लैम्डा है, उसकी आधी लैम्डा बाय 2। तो किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस या तो 1 लैम्डा बाय 2 होगा, या 2 लैम्डा बाय 2 होगा, या 3 लैम्डा बाय 2 होगा। देख लो, या तो 1 लैम्डा बाय 2, या 2 लैम्डा बाय 2, या फिर 3 लैम्डा बाय 2। तो क्या ध्यान रखना, एनी टू नोड्स, बोथ आर नोड्स और बोथ आर एंटी नोड्स। एंटी नोड यानी जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इससे बड़ा एम्पलीट्यूड मिलेगा नहीं। तो दो नोड्स हैं या दोनों एंटी नोड्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 मिलेगा, ये घोट लो। या तो 1 लैम्डा बाय 2, या फिर 2 लैम्डा बाय 2, या 11 लैम्डा बाय 2। ठीक है। अच्छा, फिर एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस, बहुत ध्यान से सुन, उसमें एक आधा लूप आता है। एक नोड एंड पे होता है, एंटी नोड बीच में होता है। तो या तो एक आधा लूप आया या 3 आधे लूप आए। देखो, इस नोड और इस एंटी नोड के बीच में एक आधा लूप आया, इस नोड और इस एंटी नोड के बीच में 3 आधे लूप आ गए। या तो एक आ गया, तो 3 आएंगे, या फिर 5, या फिर 7। मर जाओ तब तक की गिनती खत्म नहीं होगी। तो एक नोड है और एक एंटी नोड है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ आधा लूप। आधा लूप यानी लैम्डा बाय 4, दिस इज लैम्डा बाय 2। तो 1, 3, 7, 11 ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4। लास्ट पॉइंट, यदि तो एकदम कॉन्जिक्यूटिव नोड्स हैं, एक के बाद एक, तो इनके बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 आएगा। एक के बाद एक आ गए। और ये दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स हैं, एक के बाद एक के बाद जो जस्ट दूसरा आता है, फिर दो आधे लूप, यानी लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4। आधा लूप कितना होता है? लैम्डा बाय 4। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स या दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस क्या आएगा? लैम्डा बाय 2। कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस बताओ? लैम्डा बाय 4। कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड और नोड के बीच में लैम्डा बाय 4। ये घुट जाएगा। सारे क्वेश्चंस इससे बनेंगे, बहुत इजी है। ठीक है। और आपको कहेंगे स्ट्रिंग दो लूप्स में ऑसिलेट कर रहा है, मतलब उसकी लेंथ होगी 2 लैम्डा बाय 2। 3 लूप्स में ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे 3 लूप बन रहे, तो उसकी लेंथ क्या हो गई? 3 लैम्डा बाय 2। एक लूप की लेंथ कितनी होती है? लैम्डा बाय 2। इज दिस ओके बेटा? अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट्स और आप ध्यान से सुनो। कई बार एम्पलीट्यूड लिखने को आ जाता है कि नोड से इतने डिस्टेंस पे आप एम्पलीट्यूड लिखो, एंटी नोड से इतने डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड लिखो। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फेज है, ए साइन के एक्स या ए कॉस के एक्स, एम्पलीट्यूड फंक्शन या तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे या तो ये वाला, दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे अभी सिखा देता हूं। ठीक है। एम्पलीट्यूड फंक्शन अपन अपने सिलेबस में जो क्वेश्चंस फेस करेंगे उनमें या तो ए साइन के एक्स जैसा होगा या फिर ए कॉस के एक्स। ये कब होगा? जब x इज इक्वल टू 0 पे नोड आया। नोड पर एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए? 0। तो जहां x इज इक्वल टू 0 पे नोड है, वहां पे ए साइन के एक्स, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे ये एम्पलीट्यूड कितना आएगा बेटा? 0। ऐसे ही मान लो यहाँ पे एंटी नोड है, तो फिर ये गलत हो गया, क्योंकि वहां पे एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए? a। आप x की वैल्यू 0 रख के देखिए। तो क्या ध्यान रखना है, यदि अपन ने x इज इक्वल टू 0 पे नोड लिया है तो a साइन के एक्स आराम से, और x इज इक्वल टू 0 पे एंटी नोड लिया है तो a cos के एक्स, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे फिर a आ जाएगा। एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन उसमें क्या है? दो नोड्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस दिया है। अपन ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर्स, शॉर्ट में समझा रहा हूं। वो कहते हैं कि नोड से 3 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड बताओ,
यदि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया है, मैक्सिमम दिया है ए नॉट, या फिर एंटी नोड से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड बताओ, मैक्सिमम ए नॉट दे रखा है। प्लीज पे अटेंशन, एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव सिखा रहा हूं। जैसे आपको कहा है कि नोड से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप एम्पलीट्यूड बताओ, तो अब हमेशा क्या करना, नोड को x इज इक्वल टू 0 मान लेना। तो बताओ कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करोगे? ए साइन के एक्स, यस और नो? अब के हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज 24। ओ, दोनों कॉन्जुगेटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस लैम्डा का आधा होता है, ठीक है? ये इसको मैं 6 कर देता हूं। दो कॉन्जुगेटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस होता है लैम्डा/2। तो दो कॉन्जुगेटिव नोड्स के बीच में ये डिस्टेंस दे दिया, तो लैम्डा की वैल्यू 26 की 62। ओके चलो ठीक है, 12। 2 पाई बाय लैम्डा ए साइन के एक्स, बताओ ये एक्स कितना है? 3। तो यहां पे एम्पलीट्यूड कितना आ गया? ए नॉट। समझे? क्यों लिख पाए? क्योंकि आपको ये मालूम है कि जहां नोड है वहां x इज इक्वल टू 0 लिया तो ए साइन के एक्स, अदरवाइज ए कॉस के एक्स। अब सेकेंड केस, एंटी नोड से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे काम करना है, तो अब एंटी नोड पे क्या मान लेंगे? x इज इक्वल टू 0। अब बताओ कौन सा फंक्शन? ए कॉस के बताइए? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 4, ठीक है? तो फिर भी ये वैसा ही कुछ आ गया, कुछ भी यहां जो भी एंगल आएगा उससे अपने को एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का एकदम? मान लो ये 2 सेंटीमीटर लिया होता, कुछ कुछ भी आ सकता है 2 सेंटीमीटर, तो बताओ क्या आ रहा है? पाई/3 यानी 60√3/2 ए नॉट। यू कैन फाइंड एम्पलीट्यूड एट एनी पॉइंट। एक सिंपल केस कंप्लीट हुआ, ये समझ में आया बच्चा पार्टी? हाँ सॉरी सॉरी, कॉस है ना, a/2, a0/2, बिल्कुल ठीक है। क्लियर बेटा? ओके, तो ये एम्पलीट्यूड आ गया। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में सब पॉइंट सेम फेस में रहते हैं, याद रखना। हाँ, कॉस कॉस कॉस, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स एक जैसा चलेंगे उसको विजुअलाइज करो। जैसे ये दो नोड्स हैं, तो ये धागा ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, एक साथ 0 पे आएगा, एक साथ नीचे जाएगा। ये सारे पॉइंट्स एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ नीचे आएंगे, साथ साथ चल रहे हैं, तो दे आर इन फेज, लेकिन दे आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज। ये और ये एग्जैक्टली उल्टा चलेंगे, वो नीचे आ रहे हैं तो ये ऊपर जाएंगे। कैन यू विजुअलाइज? तो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स है दे आर ऑल इन फेज। उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना रहेगा? 0। और इधर एग्जैक्टली 180। याद रहेगा ये? ये ध्यान रखना। अब स्टैंडिंग वेव्स का एक ये वाला केस हो गया। एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया। स्टैंडिंग वेव पे आ जाते हैं, जिसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। कोई दो पॉइंट्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, या तो फेज डिफरेंस 0 रहेगा, या फिर स्टैंडिंग वेव में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में या तो फेज डिफरेंस 0 रहेगा या फिर 180। कोई दो पॉइंट्स, ठीक है, या तो 0 रहेगा या फिर 180। कॉस और साइन कैसे डिसाइड करेंगे हर्षित? 5 मिनट का लेक्चर वापस देख लेना। आज हर्षित गायब है ना, दुष्ट हर्षित। चलो, अब है ना, स्ट्रिंग्स पे और ऑर्गन पाइप्स पे जो वेव स्टैब्लिश होती है उनका फील्ड डेवलप करके केस एनालिसिस एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो मैं थ्रेड को यूज करता हूं। कहां एक जैसा बिहेवियर रहेगा? जहां दोनों एंड्स पे या तो नोड्स आ रहे हैं या दोनों एंड्स पे एंटी नोड्स। जैसे मान लीजिए यहां पे ये धागे को ऐसे बांधा है, तो दोनों एंड्स फ्री हैं, दोनों एंड्स फ्री हैं, तो दोनों नोड्स हैं या दोनों एंटी नोड्स, ये सारे केसेस एक जैसे, इनका मैथमेटिकल एनालिसिस आइडेंटिकल है। ऑर्गन पाइप में दोनों एंड्स ओपन है या दोनों एंड्स, अरे दोनों एंड्स क्लोज हो जाएंगे तो बांसुरी बजेगी क्या?
कभी नहीं होता दोनों एंड्स क्लोज। तो उसमें क्लोज पाइप यानी क्लोज का मतलब दोनों एंड्स पे क्लोज नहीं, एक एंड पे क्लोज। क्लोज पाइप कहीं कहा है ना, इसका मतलब वो एक एंड पे क्लोज है। दोनों एंड पे क्लोज कर दोगे तो फिर बांसुरी कैसे बजेगी, वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो ये ओपन पाइप, ठीक है, विच इज ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे क्लोज। भगवान जाने ये बना भी सकते हैं, इनका क्या है। ये क्वेश्चन बनाने वाले अंगूठे में पेन दबा के क्वेश्चन बनाते कई बार। ये इन सब का डिस्क्रिप्शन आइडेंटिकल, देयर इज नो डिफरेंस। इन सब में जो वेव्स स्टैब्लिश होंगी, इनसे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होंगी, सब के लिए एक ही फॉर्मूला काम करेगा। यहां और यहां एक ही चीज वेरी करेगी। वेव स्पीड थ्रेड के लिए यूज करेंगे √T/μ, यहां पे एयर के लिए वेव स्पीड का फॉर्मूला वेरी करेगा। वेवलेंथ वगैरह कुछ, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। तो इन सब के लिए सेम फॉर्मूला कैसे काम करेगा वो भी बताता हूं। मैं शुरुआत करता हूं इससे, कोई भी केस लेके डिराइव करूं, सबसे एक ही रिजल्ट मिलने वाला है। ध्यान से सुनना। अच्छा, एक केस और रह गया कि एक फंक्शन दे रखा, दूसरा फंक्शन आपसे पूछा है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी आपको कोई एक वेव की इक्वेशन दे दी और आपसे पूछने बताओ कौन सी वेव इसके साथ स्टैंडिंग वेव जनरेट करेगी जिसके कारण x इज इक्वल टू 0 पे नोड या एंटी नोड मिले। सुनना ध्यान से। स्टैंडिंग वेव जनरेट करने के लिए दोनों के लिए ए, ओमेगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। और दोनों सेम मीडियम में चल रही तो वेव स्पीड तो डेफिनेटली सेम रहेगी। तो ए, ओमेगा, वी, एफ, टी, कुछ भी लिखो, सब कुछ सेम होना चाहिए, पहली बात। दो वेव्स के लिए, ये दो वेव्स यदि स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करना चाहती है तो ये सारे पैरामीटर्स उनके लिए सेम होना चाहिए, बस वेलोसिटी अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। एक की वेलोसिटी प्लस वी तो दूसरी की माइनस वी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हाँ, तो अब देखे ध्यान से। मान लो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ए साइन एक्स माइनस ओमेगा टी। ध्यान से सुन, नए क्वेश्चन में दे रखा है। अब कहते हैं कौन सी वेव इसके साथ मिलके स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेगी, और हमको ऐसी वेव आइडेंटिफाई करना है जो x इज इक्वल टू 0 पे नोड दे या फिर एंटी नोड, दोनों आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या क्या सेम होना चाहिए, ये तीनों टर्म्स सेम होना चाहिए। x का कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट और बाहर एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, कंपलसरी है। जिसमें नहीं है उसको ऑप्शन को कैंसिल कर दो। और यहाँ पे माइनस साइन है तो उधर क्या होना चाहिए, प्लस साइन। ये वेलोसिटी पॉजिटिव है तो दूसरी वेलोसिटी नेगेटिव। तो मैं वही ऑप्शन लिखता हूं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बताओ कौन कौन सी कंडीशन चेक करके आपने बाकी के ऑप्शंस निपटा दिए। ए हैज टू बी सेम, एक्स का कोफिशिएंट सेम, टी का कोफिशिएंट सेम, लेकिन यहां माइनस साइन है तो यहां प्लस साइन। इज दिस क्लियर। अब इनमें से आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, और इसमें भी एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है, एक प्लस साइन एक माइनस साइन है, ऐसे ये चार ऑप्शन, ये चलेगा। अब सुनो, यहां पर यदि हमको x इज इक्वल टू 0 पे नोड चाहिए तो आप पहले x इज इक्वल टू 0 रख दो। तो इसमें माइनस ए साइन ओमेगा टी आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे, इसके कारण फंक्शन क्या आ रहा है, माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो इसको जीरो करने के लिए दूसरा फंक्शन क्या होना चाहिए, प्लस ए साइन ओमेगा टी। तो आप x इज इक्वल टू 0 रख के देखो, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख के क्या मिलेगा, प्लस माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ये कॉस साइन को कैंसिल कर ही नहीं सकता, असंभव है। इन दोनों से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, एक प्लस एक माइनस ए साइन ओमेगा टी। बताओ, यदि आपने को वहां नोड चाहिए तो दोनों कैंसिल होना चाहिए, और एंटी नोड चाहिए तो दोनों एक जैसे होना चाहिए। एंटी नोड यानी दोनों एक जैसे, एक माइनस ए साइन ओमेगा टी तो दूसरा भी माइनस ए साइन ओमेगा टी। इज दिस ओके। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है।
ये चलेगी क्या? ये इक्वेशन कभी इसके साथ स्टैंडिंग वेव जनरेट कर सकती है क्या? हाँ, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होना चाहिए, समझे? माइनस आया, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज हो गए हैं, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा। तो ये दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं कि सेम है? बिल्कुल सेम। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ये थीटा है तो ये माइनस थीटा है, समझे? ये याद है कि नहीं सबको, कि कॉस में इस तरह से ये हो जाता है तो दोनों सेम ही है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकाल दोगे तो माइनस साइन के साथ क्या जाएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे दुष्टों, माइनस साइन बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स। और कॉस ऑफ माइनस साइन हटा के भी लिख दोगे तो भी सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको कहते हैं कि हमको x इज इक्वल टू 0 पे नोड चाहिए। तो आप देखो, ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ए के ओमेगा सेम है और माइनस साइन। अब आप सबके लिए x इज इक्वल टू 0 रख दो, ये इक्वेशन आ रही है ए साइन ओमेगा टी, ये आएगी, यस, ये नोड क्रिएट करेगी। खत्म, आगे मत बढ़ो, एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं आएंगे। अच्छा, यदि एंटी नोड चाहिए तो ये साइन ओमेगा टी है तो ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये भी ए साइन ओमेगा टी। इज दिस क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, धागे के ऊपर जो वेव्स स्टैब्लिश हो सकती है जहां दोनों एंड्स का बिहेवियर एक जैसा। तुम आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव क्यों जनरेट होगी? जैसे एक वेव आपने स्टैब्लिश करी तो टकरा के वापस लौट के आएगी, तो दो वेव्स आ गई तो क्या जनरेट हो जाएगी? स्टैंडिंग वेव। धागे के ऊपर आपने एक वेव जनरेट करी तो एंड से टकरा के लौट के आएगी, तो यू हैव टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या स्टैब्लिश हो जाएगी? स्टैंडिंग वेव। लेकिन हर स्टैंडिंग वेव स्टैब्लिश नहीं हो सकती। स्टैब्लिश नहीं हो सकती का मतलब समझो, जैसे इस रूम की अपन हाइट कर देते 5 फीट, है ना, 5 फीट इसकी हाइट कर देते हैं, तो यहाँ पे 10 फीट का आदमी भी आ जाएगा जैसे तैसे, बट फिट होने का मतलब कंफर्टेबली। कंफर्टेबली यहाँ रह सकता है क्या वो? नहीं। ही कैन नॉट सर्वाइव हियर, ही कैन पास सम टाइम बट ही कैन नॉट सर्वाइव। ऐसे इस धागे के ऊपर कौन कौन सी वेवलेंथ्स, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज जिंदा रह सकती हैं, मतलब ये कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकता है, एक ही बात है। तो देखो, मान लो एक स्टैंडिंग वेव ऐसी जनरेट हो रही है, और लूप्स बनते हैं, स्टैंडिंग वेव में ऐसे लूप बनते हैं, नोड आएगा फिर एंटी नोड फिर नोड फिर एंटी नोड वगैरह वगैरह, ऐसा, ठीक है। ये पैटर्न है स्टैंडिंग वेव का। अब मान लो ये लेंथ है, अपन लेंथ लैम्डा ले लेते हैं पहले तो, 100 सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर्स की वेवलेंथ यहां स्टैब्लिश हो सकती है कि नहीं हो सकती, चेक करते हैं अपन। हमको मालूम है यहां और यहां क्या होना चाहिए, ये पॉइंट्स मूव नहीं कर सकते तो यहां पे नोड आना चाहिए। यदि ऐसी वेव स्टैब्लिश करने की कोशिश करें कि जहां पे ये पॉइंट नोड नहीं है, तो वो वेव जिंदा नहीं रह सकती। क्योंकि जैसे मान लो आपने लैम्डा की वैल्यू 100 रखी, और ये लेंथ आपने रख दी सपोज 30 सेंटीमीटर सपोज, तो यहां पर एक नोड आया, दूसरा नोड, नेक्स्ट नोड कितने डिस्टेंस पे जाएगा? 50 पे। तो अपन इसको प्लॉट करें तो 50 पे दूसरा नोड इधर गया, है ना। तो इस स्टैंडिंग वेव के जिंदा रहने के लिए इस पॉइंट को मूव करना चाहिए, बट ये पॉइंट तो मूव नहीं कर सकता। बताओ, ये वाली वेवलेंथ जिंदा रह सकती है क्या? 100 सेंटीमीटर की वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर की लेंथ पे जिंदा रह सकती है क्या? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो ये है 50, अब जिंदा रह सकती है क्या? अब देखेंगे एक नोड यहां आया तो दूसरा नोड एग्जैक्टली और ये बिल्कुल यहां पर नोड आ रहा है, मतलब एंड्स पे क्या आना चाहिए? नोड्स। एंड्स पे
इस धागे के दोनों एंड्स पे जब जब नोड्स आ रहे हैं, दोनों नोड्स, तो सिर्फ वही वेवलेंथ जिंदा रह सकती है। और मान लीजिए ऐसा हो गया, बताओ ये जिंदा रह सकती है क्या? अरे इसके जिंदा रहने के लिए इस बॉन्ड को मूव करना जरूरी है, और ये धागा इसको मूव नहीं करने देगा। तो कौन कौन सी वेवलेंथ स्टैब्लिश हो सकती है? देखो मैं डायग्राम से ड्रॉ करके बताता हूं। क्या ये वाली वेवलेंथ पॉसिबल है जिसका एक लूप फिट हो जाता है? ये पॉसिबल है। एक और प्लॉट करता हूं बस। इनके अलावा कोई जिंदा ही नहीं रह सकती। दो नोड्स के बीच में या तो एक या दो या पांच या 50,000 होल नंबर ऑफ लूप्स आएंगे। तो यहां सिर्फ वही वेवलेंथ जिंदा रह सकती जिनके लिए कि इंटीग्रल नंबर ऑफ लूप्स, दो लूप, ऐसा नहीं कि ढाई लूप आ रहे हैं। यदि ढाई लूप यहां फिट हो रहे हैं तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी? एक आ गया, दो आ गया और तीसरा आधा ही आया। बताओ ये जिंदा रह सकती है क्या? नहीं। तो जो वेव्स यहां जिंदा रह सकती है उनके लिए कंडीशन को समझ में आ गई। लेंथ ऐसी होना चाहिए कि इंटीग्रल नंबर ऑफ लूप्स शुड फिट इन लेंथ एल। पक्का? और ये सबसे बड़ी वेवलेंथ, जब एक ही लूप फिट होगा मतलब इससे बड़ी वेवलेंथ इसके ऊपर फिट, क्योंकि इससे बड़ी वेवलेंथ लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, नोड और दूर चले जाएगा। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ जो यहां एग्जिस्ट कर सकती है व्हेन वन लूप फिट्स इन लेंथ एल, तो लैम्डा इज 2l, फ्रीक्वेंसी v/2l। और जैसे यहां पे ये फर्स्ट है, सेकंड में दो लूप्स फिट हो जाएंगे। मैं 2 और 2 को कैंसिल नहीं कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां पे कितने लूप फिट हो रहे हैं? एक लास्ट 3 λ/2 इफ दिस इज इक्वल टू l, और ये वाली नेक्स्ट छोटी वेवलेंथ फिट हो जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू तीसरी वाली वेवलेंथ की क्या आ रही है? 2l/3। तो ये जाएगी 3v/2l। v को लैम्डा से डिवाइड करो, v को लैम्डा से डिवाइड करो। दिस इज ओके। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है बेटा? इधर तो ये जो सबसे बड़ी वेवलेंथ यानी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी स्टैब्लिश होती है उसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, उसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये हो गई 2f0 और देखो ये हो गई 3f0। तो नामकरण संस्कार समझेंगे। अपने सिलेबस में सिर्फ दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला टाइप है जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 है, तो उसके सारे मल्टीपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। f0 सबसे छोटी, 2f0, 3f0, 4f0 सब प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसा कब होगा? जब दोनों एंड्स का नेचर सेम है, दोनों नोड्स या दोनों एंटी नोड्स हमेशा। तो जहां पहला टाइप है, सुनिए ध्यान से, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी f0 है, तो जहां दोनों एंड्स का नेचर सेम रहेगा ये पूरी सीरीज प्रोड्यूस होगी। और अभी डिराइव करूंगा। जहां दोनों एंड्स का नेचर अलग अलग है, f0 के बाद फिर 3f0 आएगा, फिर 5f0 आएगा, फिर 7f0 आएगा। तो इनके नामकरण संस्कार को ध्यान से सुने और समझें। ये जो मल्टीपल होता है ये हार्मोनिक नंबर होता है। ओवरटोन अलग है, दोनों में डिफरेंस समझो। ये जो मल्टीपल है ये हार्मोनिक। ओवरटोन यानी ये कौन सा एक्सेस में है? ये तो फंडामेंटल हो गई, तो ये फर्स्ट एक्सेस टोन, ओवर एंड अबो फंडामेंटल। इसके ऊपर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ओवर एक्सेस में हो रहा है, तो ये पहली एक्सेस टोन है, एक्सेस में प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो ये सीक्वेंसिंग, इसको जीरो काउंट करके जो नंबरिंग होती है वो ओवरटोन कहलाती है। तो बताओ ये कौन सा हार्मोनिक है? फिफ्थ हार्मोनिक। और ओवरटोन कौन सा है? ये गड़बड़ नहीं करना, 0 1 2, दिस इज सेकेंड। तो दोनों को रिलेट करना सिखा देता हूं मैं आपको। पहले ये नामकरण संस्कार समझें। फंडामेंटल को जीरो मान के नंबरिंग करते हैं तो जो नंबर आता है दैट इज कॉल्ड ओवरटोन नंबर। दिस इज जीरोथ ओवरटोन, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। फोर्थ, ये देखो यहां से भी फोर्थ। अरे दुष्टों सुनो मेरी बात ध्यान से।
लंबी लंबी मत छोड़ो। तो जहां दोनों एंड्स का नेचर सेम है वहां पे ओवरटोन और हार्मोनिक में बहुत सिंपल रिलेशन है। हार्मोनिक में से वन सबट्रैक्ट कर दो, ओवरटोन मिल जाएगी। ये सेकेंड हार्मोनिक है, फर्स्ट ओवरटोन है। तो हार्मोनिक नंबर -1 इज ओवरटोन, एन यानी ओवरटोन। याद रहेगा ये? बहुत ज्यादा इजी है ये तो। ठीक है बेटा, इधर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर जो ओवरटोन है एन, दिस इज हार्मोनिक। ओवरटोन यानी एन, एन ओवरटोन, एनथ ओवरटोन। तो देखो यहां पर ये फर्स्ट ओवरटोन है ना, फर्स्ट ओवरटोन नंबर 1 है। तो द हार्मोनिक कौन सा है? थर्ड मल्टीपल। उसका सिर्फ इससे लेना देना है कि यहां मल्टीपल कौन सा है। सिर्फ एक ही बात हार्मोनिक डिसाइड करेगी कि ये कौन सा मल्टीपल है। इज दिस क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे। आप देखो ये है कौन सा ओवरटोन, बताओ कौन सा है? थर्ड। देखो हार्मोनिक कौन सा है? 7। अब बहुत इजी हो जाएगा यदि आपको वो कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कि 1 या 7th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बताओ। बहुत प्लीज ध्यान से सुनना। 7th हार्मोनिक यानी 7th मल्टीपल, 7th ओवरटोन है, तो हार्मोनिक बताओ। 15th, तो 15 F0। समझ में आई बात बेटा? एक बार और मान लो वो कहते हैं कि ये है 21 F0, तो कौन सा हार्मोनिक हुआ? 21st। हार्मोनिक इज सिंपली दी मल्टीपल। तो ये 21st हार्मोनिक हुआ। ओवरटोन कौन सा हुआ? 2n+1 इज 21। तो n क्या आया? 10। तो 10th ओवरटोन, दिस इज 10th ओवरटोन। इज दिस ओके? इधर बेटा कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले देखा जो फंडामेंटल है V/2L आई, और उधर देखेंगे V/4L। उधर फंडामेंटल आएगी V/4L। दो मेजर डिफरेंसेस है, तीन मेजर डिफरेंसेस है। यहाँ पे V/2L फंडामेंटल आएगी जहां दोनों एंड्स का नचूरे सेम है। भटूरे को कैसे स्पेल करते बताओ? BHATURE। तो TURE यानी क्या हुआ? टूरे। तो उधर भटूरे, इधर नटूरे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस कि यहाँ V/2L, वहां V/4L। दूसरा, जहां दोनों एंड्स का नेचर सेम है, सब सारे मल्टीपल्स प्रोड्यूस होंगे, तो ज्यादा सुरीला साउंड रहेगा। ठीक है, अब्रप्ट चेंज नहीं है ना, ग्रेजुअल चेंज है, तो स्मूथनेस रहती है साउंड में। तो सारे हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं। और तीसरी बात, किन्हीं भी दो के बीच में जो डिफरेंस है, इधर F0 उधर 2F0, F0 से सीधे कहां चले जाएगी? 3F0। 3F0 से सीधे कहां चले जाएगी? 5F0। तो उधर दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में डिफरेंस 2F0, इधर F0। ठीक है, अच्छा अब उसको भी देख लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? ये जल्दीबाजी तो नहीं हो गई? 2n-1 फर्स्ट नहीं ना, ये फर्स्ट। कौन है ये दुष्ट? कौन बोला है माइनस आएगा? पगलू, यहाँ पे ये n की जगह 0 नहीं है, n1 है, फर्स्ट ओवरटोन है, तो 3 आना चाहिए ना। चलिए, जहां दोनों एंड्स का नेचर अलग अलग है, धागे का एक एंड फिक्स कर दिया, दूसरा फ्रीली मूवेबल, तो यहाँ कंपल्सरीली क्या होना चाहिए? एंटी नोड। यहाँ क्या होना चाहिए? नोड। तो ये पॉसिबल है। आधा लूप फिट हो रहा है, पॉसिबल है कि नहीं? आधा लूप होगा तो इधर नोड आ जाएगा और इधर एंटी नोड। मतलब आपको एक एंड पे नोड चाहिए और एक एंड पे एंटी नोड। तो आप या तो एक आधा लूप सिलेक्ट कर लो, या फिर 3, या फिर 5। जरा देखो, एक सांप बनाते हैं पहले। ठीक है, एक नोड और दूसरे एंड पे एंटी नोड, तो देखो यहां ऐसा हो रहा है। एक आधे लूप में ऐसा होता है, दो आधे लूप में दोनों का नेचर सेम हो जाएगा। दो आधे लूप लिए तो दोनों का नेचर
सेम हो जाएगा। लेकिन आपने यदि 3 आधे लूप ले लिया तो फिर से एक नोड आ जाएगा दूसरे एंड पे। तो आपको ऐसी वेवलेंथ सिलेक्ट करना है जिसमें ये एक लूप फिट, एक आधा लूप फिट हो जाए, या फिर 3 आधे, या फिर ऑड नंबर ऑफ हाफ लूप्स। तो ये पहली सबसे बड़ी वेवलेंथ जिसमें एक आधा लूप ही फिट हो रहा है। फिर देखें ये पॉसिबल है कि नहीं बताओ। एक लास्ट और प्लॉट कर देते हैं। तो देखो ऑड नंबर ऑफ लूप्स 1 2 3 4 5 2 3। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ जो फिट हो सकती, इससे बड़ी वेवलेंथ ले ली जिसका आधा लूप इधर खत्म हो रहा है, तो वो इस पे स्टैब्लिश नहीं हो सकती। तो देखो सबसे पहली वेवलेंथ जिसमें एक आधा लूप लेंथ के बराबर है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ मालूम है, लैम्डा 4l। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी v/4l, ये फंडामेंटल हो गई। अब यहां पे ये लेंथ लैम्डा के टर्म्स में 3λ/4 इज इक्वल टू l, तो लैम्डा इज 4l/3। तो v को डिवाइड करेंगे तो 3v/ ये नेक्स्ट, ये 3f0 हो गई। बताओ ये कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड हार्मोनिक है। उसका सीक्वेंस से लेना देना नहीं है, मल्टीपल डिसाइड करेगा। ओटोन नंबर 1। इज इज ओके? अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये ऑर्गन पाइप के लिए भी एज इट इज काम करेगा बेटा। उसमें ऐसा होता है, यहां डिस्प्लेसमेंट नोड, यहां के एयर मॉलिक्यूल्स हिल नहीं सकते, तो यहां क्या आ जाएगा नोड, और यहां पे मैक्सिमम फ्रीडम है, तो दिस इज एंटी नोड। यही हो गया ना ये वाला केस, एक नोड और एक एंटी नोड। एक एंड पे ओपन, एक एंड पे क्लोज, दोनों एंड्स का नचूरे अलग अलग, तो सेम सेम एनालिसिस। और दोनों एंड्स ओपन है या दोनों एंड्स क्लोज हैं, तो फिर पिछला वाला केस। क्लियर? अब इसके एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, एकदम फंडामेंटल केसेस। एक क्वेश्चन, ये दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आपसे कहा है कि जो ऑर्गन पाइप है ओपन है कि क्लोज है। ऑर्गन पाइप ये दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर रहा है। पेन रख दो बेटा, सुनो सीखो, थोड़ा समय कम है। तो कहते हैं कि बताओ ये ओपन ऑर्गन पाइप है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो आप देखो इनमें जो डिफरेंस है कितना है, 340 का। अब ये 340 या तो 2f0 होगा या फिर f0। हम ये पता कर लेते हैं फंडामेंटल f0 है, तो यदि ये f0 है, डिफरेंस f0 है, तो दोनों एंड्स का नेचर सेम, यानी ओपन पाइप। और 2f0 है ये डिफरेंस, तो फिर ये क्लोज पाइप है। अब अपन पहले मान लेते हैं ये f0, हमको नहीं मालूम कि f0 है कि 2f0, इसको f0 माना, तो बताओ ये दोनों इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं क्या? और ये 340 का मल्टीपल है क्या 510 है? भाई जो भी f0 है सारी फ्रीक्वेंसीज उसके मल्टीपल्स होना चाहिए, और ये दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स होना चाहिए। नहीं है, मतलब f0 नहीं है। पहले इसको अच्छे से समझ लो, ये डिफरेंस f0 मानेंगे तो ब्लंडर हो गया भाई, दोनों मल्टीपल्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब अब चेक करते हैं, 2f0 है तो f0 की वैल्यू क्या आएगी 170। बताओ दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड मल्टीपल्स हैं कि नहीं? ऑड मल्टीपल्स होना चाहिए। ये 170 इंटू 3, ये 170 इंटू 5, ये थर्ड और ये फिफ्थ। यस, तो दोनों एंड्स का नेचर अलग अलग। तो ये एक पुलिस है, ये एक पुलिस वाला है, इट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इज दिस ओके? नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो मान लो ऐसा होता, अब हमको फिर डिसाइड करना है क्या नेचर है। तो डिफरेंस जो है वो कितना है 170। अब इसको पहले f0 मानो,
तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स आ रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये ओपन पाइप है, ठीक है। और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 170। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 170। ये एक टाइप हो गया। जैसे अपन ने मान लिया ये 2f0, हमको नहीं मालूम, चेक कर रहे हैं ना, चेक करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव ऑड मल्टीपल्स आए, थर्ड और फिफ्थ, तो हमारी एजम्पशन सही है ना? क्लियर एकदम? अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइप जो इसमें आता है, बस ये ध्यान रखना बेटा कि v जो है रूट टी बाई म्यू, और दूसरे में गामा आर टी बाय एम स्क्वायर रूट ऑफ। थोड़ा सा इसमें है ना बीट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन एक दो बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं जो नीट में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन कहता है ओपन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप ऊप, कौन बोला? लाइन क्रॉस नहीं करना बेटा। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 150 हर्ट्स, और ये कहते हैं कि इसकी कितनी फ्रीक्वेंसीज, इसकी कितनी फ्रीक्वेंसीज एक नॉर्मल व्यक्ति सुन सकता है, इससे कितनी फ्रीक्वेंसीज ऐसी प्रोड्यूस होंगी जो नॉर्मल व्यक्ति सुन सकता है। एक बार इसको ऊप लेते हैं, एक बार इसको कॉप लेंगे। तो नॉर्मल ह्यूमन ईयर मैक्सिमम कितनी डिटेक्ट कर सकता है? 20,000। तो देखते हैं इसका जो हाईएस्ट मल्टीपल, बहुत ध्यान से सुनना, पहले इसका हाईएस्ट मल्टीपल पता करते हैं जो 2000 के बराबर है। इसका कौन सा मल्टीपल? 20,000। 20,000 है ना? तो ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही लगा के रखा हुआ है, आई थिंक भूल गया फिर मैं। ऐसा ऐसा कुछ है, चेक कर लो तो यार। 4/3 133, हाँ ठीक है। ये ये हाईएस्ट मल्टीपल है। अब सुनिए प्लीज पे अटेंशन। अब यदि ये ओपन ऑर्गन पाइप है तो हाईएस्ट मल्टीपल जो वो सुन सकता है, ये इसके बाद ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। 133 होगा और उसके बाद बताओ ये सुन पाएगा क्या? नहीं बाबा, ये वाला सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो इससे ज्यादा हो गया। ये वाला जो मल्टीपल है ये 20,000 के बराबर है, तो ये तो 20,000 से ज्यादा चला गया, ये नहीं सुन पाएगा। तो कौन सा हाईएस्ट हार्मोनिक है? 133। तो 133 टोटल फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल, फर्स्ट से लेके 133 तक सुन सकता है। तो 133 फ्रीक्वेंसीज ये सुन सकता है, और 132 ओवरटोन सुन सकता है। 132 ओवरटोन्स, फंडामेंटल हटा देंगे तो क्या मिल जाएगी? ओवरटोन्स की संख्या। ओवरटोन्स, यस और नो? 20,000 कहां से आया बेटा? वो स्टैंडर्ड डेटा है, याद रखें आप, है ना? वो अपन डिराइव नहीं करते, वो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है सुमित? अच्छा, मान लो ये कौन सा मल्टीपल मिला? ये हार्मोनिक, इससे नंबर को भी पता नहीं चलेगा। 135 इसका नेक्स्ट हार्मोनिक रहेगा, वो तो गया काम से। 133 हार्मोनिक यानी कौन सी वो टोन, जरा बताओ? 66। 2n+1 इज 133। तो यहां 2n = 132, तो n = 66। ये ओवरटोन है, तो टोटल 67 सुन सकता है। क्यों? ये कौन सा ओवरटोन है? 66। मतलब 66 ओवरटोन्स तक ये सुन सकता है, और एक फंडामेंटल, है ना? टोटल यदि पूछे कि कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, तो यहां ओवरटोन के साथ काम करना, वहां पे हार्मोनिक के साथ चलेगा। ये एक एक क्वेश्चन और देखेंगे ऐसा, ठीक है? थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और इसकी आ जाए। मान लीजिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है
200, और मैक्सिमम जो सुनी जा सकती है वो कितनी है? 20,000। तो यदि ये ओपन ऑर्गन पाइप है तो बताओ ये कौन सा मल्टीपल हुआ? दोनों के लिए मल्टीपल कौन सा? ये 100th मल्टीपल है, तो ये 100th हार्मोनिक है, तो मतलब टोटल कितनी सुनी जा सकती है? 100 फ्रीक्वेंसीज, ये भी सुनी जा सकती है, ठीक है। लेकिन यदि ये कॉप है तो ये 100 मल्टीपल है, तो हाईएस्ट ऑड मल्टीपल इसके बाद जो आएगा, हाँ, ये तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं, 100th मल्टीपल प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो 99 करेगा या फिर 101। 100 की फ्रीक्वेंसी 20,000 है, तो बताओ वो ये वाला मल्टीपल सुन पाएगा क्या? तो 99th हार्मोनिक हाईएस्ट है जो वो सुन सकता है। सब लोग क्लियर बेटा? ये इस पे कोई डाउट इसमें? तो 99th हार्मोनिक यानी कौन सा ओवरटोन? 49th। 99th हार्मोनिक यानी कौन सा ओवरटोन? 49th। 49 ओवरटोन्स और एक फंडामेंटल, कितनी सुन सकता है? 50। समझ में आई ये बात? क्रिस्टल क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया। फिर बीट्स का कॉन्सेप्ट बता देता हूं और फिर उसके कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस। जब दो सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत क्लोज हैं, अब बहुत क्लोज के माने क्या, कौन बताएगा? हाँ, सुनना ध्यान से, ये मेडिकल एग्जाम में टोटली मिस करते हैं, पता नहीं कब करेक्शन आएगा। जैसे एक ट्यूनिंग फोर्क 10 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क 15 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा है, तो बताओ बीट्स कितनी प्रोड्यूस होंगी? दोनों का डिफरेंस है ना, पढ़ा है कि नहीं? नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड इज 5। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ बीट्स का फेनोमेना डिटेक्ट ही नहीं होगा। ये दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्लोज है क्या? और ये जो डिफरेंस है इन दोनों के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है क्या? ये इसका आधा, इसका 1/3, 1/10 से कम होना चाहिए। डिफरेंस जो है 1/10 से कम है, तब बीट्स का फेनोमेना डिटेक्ट होगा। मेडिकल में यहां भी बीट सुना देते वो लोग। थोड़ा सजग रहना, अलर्ट रहना, टू बी वेरी प्रिसाइज। ये वाला केस 100 और 105, यहाँ पे 5 बीट सुनाई देंगी बिल्कुल, इधर कुछ नहीं सुनाई देने वाला, दोनों अलग अलग अपनी आवाज प्रोड्यूस करेंगे, बीट्स फेनोमेना डिटेक्ट नहीं होगा। बट मेडिकल में हो जाता है। आपसे पूछें इधर कितनी बीट्स, तो एक ऑप्शन है बीट्स फेनोमेना कैन नॉट बी डिटेक्टेड, तो वो टिक करना, नहीं तो 1 2 3 4 5 दिया तो 5 टिक कर देना। आर यू गेटिंग इट? वो यदि ऑप्शन देते हैं कि बीट्स फेनोमेना कैन नॉट बी डिटेक्टेड, तो उसको प्रेफरेंस देना, टिक कर देना वो। और फिर वो उनको मालूम ही नहीं यहाँ बीट्स नहीं प्रोड्यूस होगी, तो वो नंबर पूछेंगे, तो 5, वो अपन 5 कहेंगे, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट्स ध्यान से सुने। आ, क्या होता है यदि दो सोर्सेज की फ्रीक्वेंसीज बहुत क्लोज होती हैं, जैसे 100 और 105, क्लोज यानी डिफरेंस इन दोनों के कंपैरिजन में निग्लिजिबल, 1/20 हो गया, तो यहां पर एक सेकंड में 5 बार क्लियर लाउड इंटेंसिटी सुनाई देगी। ऐसी नहीं जिसमें बता रहा हूं, लेकिन फिर भी फील तो आ जाएगा। शिक, 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 अलग क्लियर लाउड साउंड, एक सेकंड में कितनी बार? 5 बार। दोनों की आवाज आती रहेगी, बट एक सेकंड में 5 बार क्लियर डिस्टिंक्ट बीट साउंड सुनाई देगी, ठीक है। दोनों दिए हैं तो बेटा यू कैन कमिट सुसाइड। अरे दोनों दिए हैं तो वो लास्ट वाले को प्रेफर करना, ठीक है। यहाँ बीट फिनोमेना प्रोड्यूस होगा ही नहीं बेटा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या ध्यान रखना है? हाँ, जैसे आपको इस तरह से इक्वेशन दिए हैं, y इज इक्वल टू, इनके दोनों एम्पलीट्यूड्स भी क्लोज होना चाहिए, बहुत क्लोज होना चाहिए। और केक्स वाला टर्म भी आ सकता है, -k1x, ये भी आ सकता है, फर्क नहीं पड़ता। अब जो
इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वेव प्रोड्यूस होगी, दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो उसमें 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखना। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, बीट फ्रीक्वेंसी इज बड़ी फ्रीक्वेंसी माइनस छोटी फ्रीक्वेंसी, मॉड लगा देता हूं। इसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे, इसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो F1 F2 की वैल्यू मिल जाएगी, पहली बात ये। दूसरी बात, जो फाइनल वेव है, आपसे पूछेंगे फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो जो इन दोनों के सुपरपोजिशन से वेव बनेगी उसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी ω1 प्लस ω2/2, और फ्रीक्वेंसी पूछिए ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फाइनल वेव, कंबाइंड वेव, दोनों अलग अलग बातें। ऐसा फ्लक्चुएशन पर सेकंड अपने को देखने को मिलेगा, और जो फाइनल वेव चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना। अभी डेरिवेशन का टाइम नहीं है मेरे पास, इसमें पूरा डेरिवेशन लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट जो है, कई बार आपको है ना इन दोनों में से एक पूछ लेंगे, 1 2 3 चीजें दे रखी, चौथी चीज पूछ ली, तो क्या करेंगे, दोनों का मीडियम सेम है, तो V1 इज इक्वल टू V2, ω1/K1 इज इक्वल टू ω2/K2 विदाउट साइन, साइन हटा देना। तो ω1/K1 इज इक्वल टू ω2/K2, दोनों की स्पीड सेम है, कई बार पूछ लेते हैं ये, ठीक है। और एक और पॉइंट, बीट फ्रीक्वेंसी आ गई, सपोज ये आई 10 हर्ट्ज, सपोज ये आई 10 हर्ट्ज, तो एक सेकेंड में कितनी बार क्लियर लाउड डिस्टिंक्ट साउंड सुनाई देगी, 10 टाइम्स, एक सेकेंड में 10 टाइम्स। तो दो के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 0.1। टाइम पीरियड कितना है, रिपीटेशन का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, तो 0.1 सेकेंड में एक मैक्सिमम, दूसरा मैक्सिमम। तो अब सुनना, एक मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में टाइम इसका आधा, मैक्सिमम जैसे यहां मैक्सिमम है, फिर गिर के वापस मैक्सिमम, मैक्सिमम से वापस मैक्सिमम तक 0.1 सेकेंड, तो मैक्सिमम से मिनिमम तक ऐसा होता है वेरिएशन, मैक्सिमम फिर मैक्सिमम फिर मैक्सिमम। इस मैक्सिमम और इस मैक्सिमम के बीच में टाइम कितना आया, 0.1। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में वैक्सिंग और वैनिंग बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमा को ये लोग वैक्सिंग एंड वैनिंग बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के बीच में टाइम पीरियड कितना आ गया, बीट फ्रीक्वेंसी के टाइम पीरियड का आधा चलेगा ये, और दो मिनिमा के बीच में भी 0.1 आएगा, दो मिनिमा के बीच में भी 0.1, ये भी आप याद रखें। पहले ही समझो, ये जो 1/F1 - F2 है, इससे दो बीट्स के बीच का टाइम आया, उसका रेसिप्रोकल टाइम पीरियड, दो मैक्सिमम के बीच में टाइम, तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में टाइम इसका आधा, वेरी क्लोज टू दिस ए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बेटा। अब आप क्वेश्चन लगाना, आपसे बन जाएंगे, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आप तो मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाना, सारी थ्योरी बता दी मैंने, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं बीट्स के केसेस पे, बहुत ध्यान से सुनना। बेस तैयार करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चंस का। वो कहेंगे कि जो ट्यूनिंग फोर्क ए है, इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 200 हर्ट्ज, और दूसरे वाले के साथ ये इनिशियली ये प्रोड्यूस कर रहा है 5 बीट्स। अब दोनों में से किसी एक को वैक्स से लोड किया या फाइल कर दिया, वैक्स से लोड करने पर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यू कैन विजुलाइज कि पहले तार तेजी से वाइब्रेट कर रहा था, आपने लोड कर दिया उसको, तो धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फाइल करने पे पतला हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। उसको घिस देते हैं, ट्यूनिंग फोर्क को घिस देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, 5 पॉइंट ट्यूनिंग फोर्क के लिए तो बता दिया। वैक्स लगाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फाइल करके पतला कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब टेम्परेचर और टेंशन, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो V/2L या 4L,
नहीं कांस्टेंट है, ये थोड़ी चेंज होगा। अब यदि अपन गैस के लिए काम करेंगे, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ने पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। और ऐसे ही अपन थ्रेड के साथ काम करेंगे तो टेंशन के बढ़ने पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बस इतना ध्यान रखना। कैपिटल टी यानी टेम्परेचर या टेंशन, दोनों का एक जैसा बिहेवियर, दोनों स्क्वायर रूट में आते हैं। ये टेम्परेचर या टेंशन बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर या टेंशन कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें दुश्मनी? लास्ट स्लाइड। डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर, हिमांशी आगे की बात मत करो, अभी चार्टे का इमोजी भिजवा दूंगा मैं। दोस्त हिमांशी, चलिए देखें। पहले इसी को समझते हैं। वो कहते हैं शुरुआत में 5 है, क्या करें, वैक्स से लोड करें कि फाइल करें? हाँ, फाइल करें। किसको, ए को कि बी को? कान पकड़े खड़े हो जाओ जल्दी। ए को कि बी को? जल्दी जवाब दो नहीं तो कान पकड़े खड़ा करेंगे। हाँ, खड़े रहो कान पकड़ के। इसको फाइल कर दिया, इसको घिस दिया, और फिर कहते हैं कि इसको फाइल करने के बाद अब नई सिचुएशन आ गई, वापस से 5 बीट्स या तो उससे ज्यादा या उससे कम, तीनों केसेस देखना है। और अपने को इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पूछिए, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे, काम करने का तरीका समझ लो। तो ये तीनों केसेस लेते हैं, इसको फाइल कर दिया। तो शुरुआत में देखो ये 200 है, ऐसे हाइट प्लॉट करना, ये 200, इसकी हाइट या तो 205 है या फिर 195, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। डिफरेंस दोनों में कितना है, 5 का। दोनों येलो में से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए वापस से 5 बीट सुनाई देती हैं, तो यदि अपन ये वाला ऑप्शन लेते हैं, इसको घिस रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, अभी डिफरेंस कितना है, 5, इसकी हाइट और बढ़ेगी तो वापस से 5 का डिफरेंस मिलेगा क्या? दिमाग लगाओ, अभी डिफरेंस 5 है, इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो वापस डिफरेंस 5 मिलेगा क्या? नहीं, मतलब सही क्या है, 195। आराम से इसको सुनो और समझो एक बार फिर। आपने ये सही मान ली, कोई भी एक सही मान लो, जैसे मान लो ये सही मानी, यदि ये सही मान ली, अभी 5 है तो बढ़ के क्या वापस डिफरेंस 5 का आ सकता है? दिमाग लगाओ, ये ऊपर चले जाए तो वापस आ सकता है कि नहीं? दिस इज पॉसिबल, 195 इज डेफिनेटली पॉसिबल। फिर दूसरे वाले को चेक करेंगे, ये अभी आपने 205 मान ली, इसकी फ्रीक्वेंसी 205 मान ली, अब आप फाइल करके इसकी हाइट और बढ़ा रहे हो, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो बताओ डिफरेंस 5 से बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ता ही चला जाएगा, वापस 5 का डिफरेंस मिलेगा क्या? नहीं। तो सही आंसर इस केस में क्या आएगा, 195। इज दिस क्लियर और नॉट? अच्छा, मान लो डिफरेंस कम हो गया, अब 3 बीट से सुनाई देती है, तो यदि आपने इसको सही माना और इसकी हाइट बढ़ाओगे तो बताओ डिफरेंस बढ़ेगा घटेगा? तो वापस 3 बीट्स आ सकती हैं क्या? नहीं, अब तो 5 से ज्यादा मिलेंगी क्योंकि इसको ऊपर लेके जा रहे हो। ये फ्रीक्वेंसी यदि आपने 205 मान ली इसकी, और घिसने के बाद 3 ही बीट्स मिल रही हैं, तो घिसने के बाद तो यदि 205 मानी तो और बढ़ेगी है, तो डिफरेंस 3 पे नहीं आ सकता, तो फिर वो क्या होगा, 195। वो थोड़ी सी बढ़ गई तो भी 197 भी हो गई, 197 भी हो गई तो भी बीट्स कितनी मिलेंगी, 3। या 203 होगी तो भी कितनी बीट्स मिलेंगी, 3। 195। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और एक केस ऐसा जिसमें दोनों, मान लो 7 है, तो इसको घिसेंगे तो 2 से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो ये डिफरेंस कितना हो गया, 7। यस यस, इट इज पॉसिबल। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 से बढ़ गई तो पहले ये डिफरेंस कितना था, 5 का, अब कितना हो गया, 7। और ये भी यहां पहुंच सकता है कि नहीं घिसने के बाद? अरे क्यों नहीं पहुंच सकता, दोनों यहां तक पहुंच सकते हैं, तो दोनों पॉसिबल है, ठीक है। बोथ आर पॉसिबल्स।
Do use alls, understands? If you have any doubt, come and meet me yesterday. ठीक है, चलो कल एक बार और बता दूंगा इसको. ठीक है, आज लेट हो गया, सॉरी. चलो कल मिलते हैं. बस एक डॉपलर इफेक्ट के साथ देखो, शायद नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाए, मे बी. कोशिश करेंगे. बहुत फास्ट तो नहीं हो गया? चलो ठीक है बेटा, खुश रहो.